यस, ऑनलाइन स्टूडेंट वॉइस कंफर्म करो आप लोग चाहे। चलो होमवर्क सम कौन सा था बोलो। सम नंबर ओके, सम नंबर 5 में आई थिंक सिचुएशन ए दैट इज कंप्लीटेड। आपको बी और सी करना था ना। चलो आप आंसर बताना। आप यहाँ पे लेट्स से अपने सिचुएशन, चलो बैठ के ना सब लोग शांति से। अब यहाँ फोकस करो। चलो आप लोग सिचुएशन बी में वी नीड 3 आंसर्स, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। इसमें आपको तीनों ही लेवरेज बताने हैं, मीन्स ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। बोलो चलो। सिचुएशन बी प्लान 1 में क्या रहा है? ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज आई थिंक कॉमन आएगा ना तीनों में, सिचुएशन वाइज वो कॉमन है। चेंज किस में होगा? आपके फाइनेंशियल लेवरेज में। फाइनेंशियल लेवरेज क्या रहा है प्लान 1 में? 1.43। ओके, सेकंड प्लान 1.18, थर्ड में 1.81। ओके, कंबाइंड लेवरेज 84 की 85 क्या है? 85 रखते हैं, ठीक है। 85 और 84 जो भी आ रहा है। सेकंड क्या रहा है? 2.36, 64। ये आपका सिचुएशन बी का हो गया। सेम आपको सिचुएशन सी में करना है और उसमें भी प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3। चलो बोलो ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो उसका। फोर्थ, वो तो चार मतलब 4 ही आएगा तीनों ऑप्शंस में। फाइनेंशियल लेवरेज 2.5, 1.43 एंड 10। कंबाइंड लेवरेज 10, 5.72 और यहाँ पे 40 आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन रीड करें ना अपने। एक तो आपको कैलकुलेशन पूछा था, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। क्या पूछा था देखो ध्यान से, यू हैव टू कैलकुलेट योर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज एंड ऑल्सो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो कैलकुलेशन हो ही गया है। अपने जब सम रीड कर रहे थे तब भी ये बोला था कि तीनों लेवरेज को क्वांटिफाई करना है एंड फाइनली यू हैव टू हाईलाइट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लेवरेज एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो आप डेटा देखो यहाँ पे, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू? लोएस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लेवरेज क्या है? मतलब कंबाइंड लेवरेज कितने 9 बार आए होंगे, 9 टाइम्स। ये 3
ये 3 और ये रहे 3, क्लियर है? सो लोएस्ट वैल्यू इज 1.48 एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज 40। ये जितने भी आपके कंबाइंड लेवरेज आए उसमें से लोएस्ट, सी लोएस्ट लेवरेज का वैल्यू नहीं पूछा, कंबाइंड लेवरेज का लोएस्ट वैल्यू पूछा है। तो कंबाइंड लेवरेज में लोएस्ट वैल्यू कितना है? 1.48। तो लिखो, चलो अब लास्ट में एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस, ठीक है, वो आपसे पूछा है। चलो राइट डाउन लोएस्ट वैल्यू, lowest value of combined leverage, lowest value of combined leverage equal to 1.48। और ब्रैकेट में क्या लिखना है अपने को? सिचुएशन ए प्लान बी। ये कब कब एग्जिस्ट हो रहा है? ये सिचुएशन ए और प्लान बी, सॉरी प्लान टू, सिचुएशन ए और प्लान टू, ब्रैकेट ओवर। फिर नेक्स्ट लाइन में हाईएस्ट वैल्यू, highest value of combined leverage equal to what? 40। highest value of combined leverage equal to 40। ब्रैकेट में लिख लो आप सिचुएशन सी एंड प्लान 3, ब्रैकेट ओवर। सो ये आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को। डन। चलो आपके सम कौन से हुए आप बताओ ना। फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड भी तो हो गया होगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ 5। ओके 7 वाला रीड करो चलो। या एक काम करो, पहले 8 करते। 8 आई थिंक वैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट है ना, वो लेंदी नहीं है। 7 वाला सम ना थोड़ा लेंदी है, ठीक है। पहले 8 वाला रीड करो चलो आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 8 रीड करना आप लोग। फाइंड आउट द ऑपरेटिंग लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो सेल्स इज गिवन, देन दे हैव मेंशन वेरिएबल कॉस्ट इज 60%। तो क्या लग रहा है ये किसका परसेंटेज है? सेल्स का। चलो सेल्स का 60% है ना, तो 50,000 का 60% कितना आएगा? 30,000। ओके फिक्स कॉस्ट इज व्हाट? 12,000। आप है ना, आपका ये जो 3 डेटा दिया है, बाय यूजिंग दैट 3 डेटा यू हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज तो सिंपल है, सी अपॉन ईबीआईटी। तो आप है ना सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओ, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट हटाओ, यू विल गेट ईबीआईटी। तो सिंपल हो गया ना सम। सिर्फ अपने नया क्या आया पता इस बार कि वेरिएबल कॉस्ट कोटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। एक्चुअली ना एक टर्म और भी होता है, एक बार इसको लिख देते हैं, चलो ध्यान देना आप लोग। ओके सेल्स कितना था आपका? 60,000। ओके 50,000। वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ना, 60% ऑफ सेल्स। ऐसा लिखा नहीं था बट आपने मान लिया कि वो सेल्स का है 60%। कैसे माना वो? हाँ बात सही है ना, आपने मान कैसे लिया कि वो सेल्स का है? हम वेरिएबल कॉस्ट ना सेल्स में से माइनस कर दी, तो वो उसका परसेंटेज। मतलब ऐसे अज्यूम तो कर। सी एक बार सुनना ध्यान से, ऐसे एक्चुअली ना चैलेंज है बट आप इतने प्रोमिनेंटली बोले ना कि ये सेल्स का है तो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। बाकी ऐसा 60% ऑफ सेल्स ये आपने कैसे मान लिया? तुम लोग गजब नहीं हो, कितने मैं 10 मिनट लेट आया हूँ और तुम उसके 10-15 मिनट लेट आ रहे हो।
अभी ट्रैफिक ट्रैफिक था रास्ते में, लेट हो गया। चलो एक है ना, मैंने कल ही भरत सर से बोला है कि है ना एक माइंड मैपिंग का क्लास रखो इनका, बाकी ये लोग फाउंडेशन वाले टोन में है, ठीक है। मैंने उस दिन बोला 200 से 250 वाले वो रिस्की जोन में है, वो फिर इंटरमीडिएट अगस्त में प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है। 250 ऊपर वाले ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हुए, वो ध्यान देना, ठीक है। मैंने उस दिन भी बोला था कि एक अटेम्प्ट आ गया था, एक के स्कोर 300 प्लस भी। आप है ना, मतलब आपको लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, लेवल अपग्रेड हुआ है, ठीक है। आपका फाउंडेशन से आप इंटर आए हो तो आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे टू अचीव दी सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट का मतलब है पास होना, ठीक है। मैं 350 मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके 350 आए, 330 आए, 320 आए, वो सब वो ना फाउंडेशन के नंबर्स है, इंटर में नहीं आते। नहीं आते, मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूँ कि आप में से किसी के 320 नहीं आएंगे आउट ऑफ 400, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी तक आए नहीं तो कैसे आएंगे, किसी के भी नहीं आए अभी तक। कि कोई भी रैंक 1 हो ना, ऑल इंडिया रैंक 1, उसके भी कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगर आपने 800 मार्क्स का पेपर दिया है, टोटल 8 पेपर, तो 320 इंटू 320 करे तो 640 चाहिए ना। अगर आपके 590 आए ना, 590, तो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 होगा, ठीक है। इतने ही मार्क्स आते हैं। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फेल हो जाओगे ये अप्रोच से, बट आप अपना इंटेंसिटी हायर साइड रखो एंड मेक श्योर कि अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, क्लियर है। वो लेथार्जिक अप्रोच से फाउंडेशन हो सकता है, इंटरमीडिएट नहीं होगा, क्लियर है। तो आप और अगर आपके सबसे खराब सिचुएशन क्या है पता है, कि आपने फाउंडेशन बहुत सुपर मार्क्स से पास करा है, लेट्स से यू हैव स्कोर 300 और इंटरमीडिएट में फेल हो गए, तो लोग आपके ये अचीवमेंट पे डाउट करेंगे कि ये वो टिक मार के लाया होगा आगे पीछे पूछ के। हो ही सकता है ना, क्योंकि इसमें तो टिक ही मारना है, वो राउंड करना है। तो मेक श्योर कि कोई डाउट नहीं कर रहे अपने अचीवमेंट के, उतनी इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं। और आपको है ना पता नहीं अभी आप पास हुए हैं तो कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है आपके आसपास, आसपास मतलब ये तो सब पास हुए वाले हैं, ठीक है। कहीं और अगर आप हो, लेट्स से यू आर इन कॉलेज और आप जाके वहां बोलो कि मैंने फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, तो शायद लोग रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, शायद अगर उनको आइडिया होगा प्रोफेशनल कोर्स का तो। बट इंटरमीडिएट पास करने के बाद नेक्स्ट लेवल का रिस्पेक्ट मिलता है, इवन, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितने बैठे हैं ना वो पास होते नहीं है। यहाँ पे तो आप फाउंडेशन में थे, आप में से कितने लोग गायब हुए, जो आपके आसपास बैठते थे उसमें से कोई एक या दो गायब हुआ होगा, ठीक है। मतलब टोटल 15 गायब हुए जिन्होंने एग्जाम दिया और पास नहीं हुए। यहाँ पे नेक्स्ट में ना 40% क्राउड गायब होगा, 40%। मतलब आप 3 लोग बैठे हो ना तो उसमें से एक गारंटीड गायब है। आप 6 लोगों का क्राउड है तो उसमें से 2 गायब है अगले लेवल पे, तो वो आप ध्यान देना। तो जो 2 गायब है वो तो रिस्पेक्ट करेंगे आपको, क्लियर है। तो मेक श्योर कि अपने ना, और मेरा ऐसा, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैक्सिमम ड्रॉप आउट रेशियो जो सीएमए में है ना, इवन कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में, वो इंटरमीडिएट पे है। क्योंकि फाउंडेशन अगर मोस्ट लाइकली सबका हो ही जाता है फाउंडेशन, कुछ लोग नहीं कर पाते, अगर एकदम लेथार्जिक अप्रोच से ऑपरेट करा तो वो भी रह जाता है। एक बार आप इंटर क्लियर कर जाओगे ना, तो मैं 90% श्योर हूं कि आप सीएमए बन जाओगे। एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, कहीं पे भी बन ही जाओगे। जब तक इंटरमीडिएट क्लियर नहीं करते ना, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आप कंप्लीट करोगे। और वैल्यू क्वालिफिकेशन का है, सीएमए फाउंडेशन पे कोई जॉब नहीं देगा। देगा कोई जॉब सीएमए फाउंडेशन, बोले हमने कर दिया पास, 300 मार्क्स लाए 400 में से, ठीक है, बोले घर रखो, मार्क्स तो वही है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और है ना, आप है ना एज अ पर्सन भी डेवलप करते हो, मेरा ऐसा मानना है। प्रोफेशनल कोर्स है ना, सी नॉलेज वाइज भी बहुत कुछ है इंटरमीडिएट में, ऑफकोर्स फाइनल में ज्यादा ही होगा कंपेयर टू जो इंटर में है। बट वो एज अ डिसिप्लिन, एज अ कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस है ये भी, ठीक है। आप डिसिप्लिन से बैठ पाते हो, डिसिप्लिन से होमवर्क करते हो। अभी तो आपका क्या है, कभी देखता हूँ वो स्टॉक मार्केट की जगह आपके नंबर्स भी फ्लक्चुएटिंग है क्लासरूम में, ठीक है। कभी देखते हो तो फुल क्लास भरा हुआ है, और कभी आपका मन हुआ तो मेजोरिटी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। वो है ना, फॉर्म भरवाएंगे अभी थोड़े टाइम में कि आपको ऑफलाइन रखना है कि ऑनलाइन रखना है, ठीक है। फिर वो रेयर सर्कमस्टेंसेस में आप चेंज कर पाओगे। दूसरा जो पाइपलाइन में है कि ये फोन लेके बैठते हो ना, वो आप फाउंडेशन में रखते थे तो इंटर में क्यों बंद कर दिया, पूछा किसी से बंद करना है, तो वो रखना है। थर्ड, आपका होमवर्क चेक होगा रेगुलरली। वो ये सब आपके एक वीक में, जब ये सब बैच जब स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ना, तो ये सब नॉर्मल एक्टिविटी है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। और आओ रेगुलर, ठीक है। आपका है ना कि भाई वो मंडे का था, थोड़ा ट्रैफिक था तो नहीं आए हम लोग,
वो सब एक्सक्यूजेज है, आपको ट्राई करना चाहिए कि ऐसे एक्सक्यूजेज नहीं हो। जेन्युइनली कभी ऐसा हो सकता है ना कि आपको नहीं आना पड़े, तब क्या एक्सक्यूज बनाओगे? कभी तो जेन्युइन भी होगा ना ऐसा। तो मेक श्योर कि जेन्युइनली अगर कोई रीजन है तो आप छुट्टी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल प्रोवाइड बैकअप ऑल्सो। बट आप अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो फालतू का आपका कोई छुट्टी नहीं हो। ठीक है, आप आओ क्लासरूम में। आपका काम अभी क्या है कि क्लासरूम में आ गए, मैं बहुत बोलता हूँ कि फिजिकली और मेंटली दोनों, ठीक है, क्लासरूम में आ गए और होमवर्क कर लो। इतना करना ही वी कैन से रिक्वायरमेंट है आपका पास होने के लिए। उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। आज जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब रिवीजन देना है, ठीक है, मतलब रिवीजन करके आपको टेस्ट देना है। बाकी और कोई आपने ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको 10 घंटे घर जाके पढ़ना है। पढ़ भी नहीं पाओगे, वो भी रियलिटी है, ठीक है। रियलिटी क्या है कि आप यहाँ क्लासरूम में पढ़ो और 1-2 घंटे घर जाके होमवर्क कर दो जो दिया है वो। चलो देखना, अपने बात ये कर रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट इज दैट इज अ परसेंट, इफ इट इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। क्यों ऐसा है कि अगेन इट इज अ कन्वेंशन, ठीक है, कि अगर वेरिएबल कॉस्ट, सुनना ध्यान से ना, एक वर्ड आएगा। जैसे आप देखो, आपका सेल्स के दो पार्ट होते हैं। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो क्या बचता है? कंट्रीब्यूशन। तो क्या आपने ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन? लिख सकते हैं। अगर ये 60% है तो ये क्या होगा? 40% ऑफ वॉट? सेल। इनफैक्ट ना एक टर्म है जो मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक बोला जाता है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वो क्या होता है? वो होता है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जैसे यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंटेज है? 40। तो इनफॉर्मली लिखना हो तो आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स। मेरे को कॉस्टिंग का लैंग्वेज यूज करना हो ना, तो आई विल यूज पीवी रेशियो इक्वल टू व्हाट? 40%। अब पीवी रेशियो किसका परसेंटेज है? सेल्स का। वेरिएबल कॉस्ट अगर बोला हो वो किसका परसेंटेज है? सेल्स का। इट इज अ कन्वेंशन। मैं है ना कन्वेंशन पे वो एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको फाउंडेशन में भी याद हो तो, कि यहाँ पे कहीं पे आप कोई शोरूम में जा रहे हो और बोर्ड लगा है 20% डिस्काउंट। किसका 20% डिस्काउंट? किस पे गिनना है? एमआरपी पे। बोलना पड़ेगा 20% ऑन एमआरपी। आप ये इंटरप्रेट थोड़ी करोगे कि 20% ऑन कॉस्ट बोल रहे होंगे। ठीक है, 20% ऑन एमआरपी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इट इज अ कन्वेंशन। वैसे ही अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में कोटेड है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर ऐसा बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो फिर आप बोलोगे, ये थोड़ी बोलोगे कि ये तो सेल्स का 60 है। बोला तो है क्लियर कट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो दैट परसेंटेज इज ऑन कैलकुलेटेड ऑन सेल्स। क्लियर है? चलो ध्यान देना, तो ये 30,000 था। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आपका? 20,000। आई थिंक फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन, 12,000। सो ये कितना आ रहा है आपका ईबीआईटी? 8,000। कंफर्टेबल है ना? 50 में से 30,000 माइनस हुआ तो 20,000 इज कंट्रीब्यूशन, 12,000 फिक्स कॉस्ट माइनस करा, आपका ईबीआईटी 8,000 आ गया है। और आपको अभी ऑपरेटिंग लेवरेज लगाना है, फॉर्मूला सी अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन इज 20,000, ईबीआईटी इक्वल टू 8,000, 2.5। डन, ये कंप्लीटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 था क्वेश्चन 8 में। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखो ध्यान से, अब बाद में लिखना। चलो, या लिख ही लो ना, आधा तो लिख ही लिया आपने। लिख लो चलो ये। वो पीवी रेशियो है ना, अगेन इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसे कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट किसका है? मार्जिनल कॉस्टिंग का है। तो आप वहां पे बहुत प्रोमिनेंटली वापस से पढ़ोगे। क्लियर है?
हो गया, ये कंप्लीट हो गया ना। चलो सेकंड पार्ट 2 देखो आप। ओके, फाइंड आउट दी, चलो रीड रीड करो, पार्ट 2 रीड करो आप लोग। फाइंड आउट दी फाइनेंशियल लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फाइनेंशियल लेवरेज में एक नया टर्म आया, नेटवर्थ। नेटवर्थ है आपका 25 लाख, डेट इज टू इक्विटी है 3:1। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 1 अगर इक्विटी है तो 3 आपका क्या होने वाला है, डेट। ठीक है, 3:1 इज द डेट इज टू इक्विटी रेशियो। इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, 12%। और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी। ये वर्ड बोला था स्टार्टिंग में कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बोला जाए तो दैट मींस इट इज ईबीआईटी। तो ईबीआईटी आपका 20 लाख रुपए है। अब है ना, ये सेपरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से इसका कोई लिंक नहीं है। इट इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट क्वेश्चन। आपका ईबीआईटी है 20 लाख। दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट यू फाइनेंशियल लेवरेज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीडी। ईबीआईटी तो है, इंटरेस्ट अगर आप बता दो मुझे तो अपने ईबीडी भी निकाल ले। 2,25,000। ओके, अपने सीधा ईबीआईटी रख रहे हैं यहाँ पे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू ईबीडी। सो ईबीआईटी कितना है आपका, 20 लाख। ओके, इंटरेस्ट कैसे गिनोगे बोलो, इन रेट क्या है, 12% ऑफ डेट ना, डेट का 12%। डेट कितना है, मतलब है ना, मेरे को पहले ये जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ। That's minus. -1 डेट प्लस, इनफैक्ट है ना, मेरे को तीन तीन वर्ड के मीनिंग जानने हैं, आप बताओ चलो। एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक है नेटवर्थ, और तीसरा वर्ड शायद कभी सुना हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पहली बार सुना, सुना हुआ है, क्या मतलब है, चलो तीनों को मेरे को वो, मेरे को बैलेंस शीट दिया हो तो हम निकाल पाएंगे उससे। ये तू बोल रहा है वो सही है कि ऑन फील्ड कितने पैसे लगे, मेरे पास बैलेंस शीट है एंड आई वांट टू क्वांटिफाई दैट नंबर। बात नहीं चाहिए मेरे को, नंबर चाहिए कि कितने रुपए लगे, वो कैलकुलेट करना है बाय लुकिंग एट बैलेंस शीट। तो क्या क्या उसमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये तीनों एक जैसे लग रहा है ना, कि डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। चलो किसको लग रहा है कि मेरे को कॉन्फिडेंटली आता है इसका डिफरेंस, कॉन्फिडेंटली नहीं आता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस साइड में रखो। मतलब ऐसे गेस करना हो है तो डिफरेंस तीनों में, मैं इतना बता देता हूँ, तीनों में कुछ माइनर माइनर डिफरेंस है। नाम देख के ना वर्ड में बहुत कुछ रखा है। वर्किंग कैपिटल तो अलग हो गया ना, करंट एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस टोटल फंड डिप्लॉयड, ऐसा वो वर्किंग कैपिटल हुआ, डे इन डे आउट जो यूज हो रहा है वो, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। उसने बोला भाई परफेक्ट है कि जो टोटल पैसा लगा हुआ है ना बिजनेस में, दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो ध्यान देना, अपने लिखते हैं बाद में, मैं रफली एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेटवर्थ मींस इट इज इक्विटी बैलेंस, ओनली इक्विटी बैलेंस। क्लियर है, मतलब इक्विटी का बैलेंस, इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता है। इक्विटी का बैलेंस मींस इक्विटी कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्थ मींस इक्विटी बैलेंस और इक्विटी फंड, ऐसा भी वर्ड यूज होता है, या सिर्फ इक्विटी। ठीक है, जैसे अपने डेट अपॉन इक्विटी में यूज कर रहे थे बायबैक ऑफ शेयर्स में, तो इक्विटी मींस व्हाट, ओनली इक्विटी कैपिटल की इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स, तो इसमें क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स।
ओके, उससे थोड़ा ब्रॉडर टर्म है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड में तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, प्लस ऑल फ्री रिजर्व. ये ना अभी आप रेशियो एनालिसिस करके पढ़ोगे, एफएम में ही है, वहां पे ये सारे टर्म्स यूज होंगे. क्लियर है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व, दैट इज नोन एज शेयर होल्डर्स फंड. कि शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल में दोनों कैपिटल, प्रेफरेंस प्लस इक्विटी. कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ समेशन ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म फंड. ऑल लॉन्ग टर्म फंड, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा इसमें. ऑल लॉन्ग टर्म फंड विच इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स एंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट. जो आप डेट लेते हो लॉन्ग टर्म वाला. ये क्या हुआ कि कंपनी में जितने भी पैसे लगे हैं, कौन से वाले लॉन्ग टर्म जो फंड लगा हुआ है, उन सबके टोटल को बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड. कंफर्टेबल है ये? तो आप है ना, आप वो सीक्वेंस वैसे तो ना लॉजिकल है. आप देखो शेयर होल्डर्स फंड कैसे भूल सकते हैं कि उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड होगा. वर्ड से पकड़ो ना. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब उसने बोला था वो सही था कि टोटल कितना पैसा लगा है. मैं जस्ट उसको करेक्ट कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म फंड कितना लगा हुआ है. क्योंकि आपने आपके करंट, आपके जो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स, उस क्रेडिटर्स मीन्स व्हाट, जिससे आपने गुड्स लाए आप, ठीक है, बट पेमेंट नहीं करा है, तो आपने उसके भी पैसे यूज करे हैं. आपने उसके भी पैसे यूज करे हैं, बट दैट विल बी कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म फंड. क्लियर है? तो अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड का टोटल करना है, तो इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट. कंफर्टेबल है ये? तो आप पहले लिख लो, फिर अपने ये सम पे आते हैं कहीं. या तो एक काम करो, अपने इसको पहले सम को कंप्लीट कर देते, क्योंकि आपने एक तो लिख ही दिया है. ओके. तो नेटवर्थ का मतलब टोटल फंड नहीं होता है, ठीक है. नेटवर्थ का मतलब सिर्फ इक्विटी का फंड है. आयो समझ में आ रहा है? तो अगर आपका इक्विटी 25 लाख रुपए है, तो डेट तो 75 लाख होगा. हाँ, आप ध्यान दो, अगर ये नेटवर्थ की जगह लिखा होता कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो इक्विटी प्लस डेट दोनों इंक्लूडेड होता है. तो फिर हम इसको बाइफरकेट करते 3:1 में, कि टोटल 25 लाख है, उसमें से डेट 3 है और इक्विटी क्या है 1. बट क्योंकि नेटवर्थ आपका 25 लाख है, अब देखो ध्यान से, नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ, सिर्फ इक्विटी बैलेंस. क्लियर है? तो ध्यान देना यहाँ पे. ओके. डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी कितना है आपका 3. डेट को एक्स मानो, इक्विटी मीन्स नेटवर्थ, और वो कितना था आपका 25 लाख इक्वल टू 3. देयरफॉर एक्स, एक्स मीन्स डेट को क्वांटिफाई कर रहे हैं. 25 into 3, आंसर इज व्हाट, 75 लाख रुपीस. ओके. अब आप इंटरेस्ट अमाउंट क्वांटिफाई कर दो. सो इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू 12% ऑफ 75 लाख, तो आंसर आया 9 लाख. ओके, यहाँ पे 9 लाख रुपीस रख देते हैं, तो ईबीटी आ जाएगा आपका 11 लाख. और फाइनेंशियल लेवरेज को कैलकुलेट कर दो. ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 20 लाख अपॉन 11 लाख. बोलो 1.82 और 81. 81 फिर आगे क्या आ रहा है? हाँ, तो 82 कर देते ना, परफेक्ट. चलो कंप्लीट कर दो ये.
चलो ये कंप्लीटेड हो अगर तो वो उसके मीनिंग लिख देते अपने। पहला लिखना आप लोग नेटवर्थ। नेटवर्थ फिर है ना, नेटवर्थ के नाम दो तीन है, इक्विटी फंड और इक्विटी, ये सब नेटवर्थ ही है। नेटवर्थ, फिर अब दूसरा नाम क्या यूज कर सकते हैं, इक्विटी फंड एंड इक्विटी इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स, और अगर आपको एक्यूरेटली लिखना हो तो माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, माइनस फिक्टिशियस असेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट। देन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड नेक्स्ट लाइन में लिखना। तो इसमें ऐड क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल फ्री रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस असेट, दैट इज योर शेयर होल्डर फंड। देन लास्ट में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, लॉन्ग टर्म डेट ऐड होगा सर। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल फ्री रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस फिक्टिशियस असेट। ये याद रहे आपको, अभी रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे ना तो इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है थ्रू आउट द रेशियो एनालिसिस। फिर आप कंफ्यूज नहीं हो कि शेयर होल्डर फंड मीन्स व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स व्हाट। वैसे वो जो भी पढ़ाएंगे वो एक्सप्लेन करेंगे वापस से, बट स्टिल एक बार मैंने बता दिया, आपने बीच में डिस्कशन में आया तो क्लियर है। सम नंबर 6 देखो, सम नंबर 6। चलो रीड करना आप लोग, सम नंबर 6 रीड करो। ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सम है टू क्रैक का, सीधा सीधा सॉल्व नहीं हो जाएगा, आपको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम पड़ सकता है ये वाला सम में। और एग्जाम में ऐसा ही आता है सम, हाँ। वो आप बोले कि अपने को कंट्रीब्यूशन दिया हो, ईबीआईटी दिया हो, हम दोनों लगा के फिर निकाले और मार्क्स मिले, वो फाउंडेशन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। द सिलेक्टेड, चलो रीड करना, द सिलेक्टेड फाइनेंशियल डेटा। एक्चुअली ना आप थोड़ा सोचोगे ना तो क्रैक होगा, ठीक है, आप थोड़ा इंटेंसिटी से ट्राई करो, कॉमन सेंस बेस्ड है इसका सॉल्यूशन। द सिलेक्टेड financial data for A, B and C companies for the year ended March 2012 are as follow. So आपको तीनों कंपनी A, B, C का डेटा दिया है, और यहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन है दैट वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वेरिएबल एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। नहीं भी लिखा होता तो भी वो परसेंटेज ऑफ सेल्स ही है, क्लियर है। तो अगर सेल्स आपका 100 रुपए है तो 66.66 आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। सेल 100 रुपए है नहीं, हमें ये लाइन एक इक्वेशन में सही है कि अगर एक रेशियो में सही है कि सेल्स अगर 100 है तो 66.66 क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट, एंड 33.33 आपका कंट्रीब्यूशन होगा। फिर इंटरेस्ट आपको दिया है 200। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 5:1, मतलब 5 है। सी ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ईबीआईटी। तो वो 5/1 तो होगा ही ना, 1 अपने बोलते नहीं है बट बाकी डिवाइड बाय 1 तो ऑलवेज रहेगा। सो 5:1 का नहीं है, ऑपरेटिंग लेवरेज आपका क्या है, 5। वैसे फाइनेंशियल लेवरेज कितना है आपका, 3। ऐसे
हर एक कंपनी का दिया है। बी का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 75%, उसका इंटरेस्ट 300, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज गिवन, फाइनेंशियल लेवरेज इज ऑल्सो गिवन। वैसे सी का भी दिया है और इनकम टैक्स भी दिया है आपको। इनकम टैक्स कितना है आपका 50%, तीनों कंपनी का कितना है 50%। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर ए बी एंड सी कंपनीज, आपको तीनों के लिए क्या बनाना है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेल्स, जो पीएनएल है, इनकम स्टेटमेंट इज व्हाट पीएनएल, सेल्स से स्टार्ट करो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आओ। अगर टैक्स का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो, नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आओ। बट यहाँ पे तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो तो टैक्स रेट इज गिवन, आप सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल पाओगे। करो चलो, जो करना है आपको 100 लेके करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये कम टैक्स रेट है वो किस पे है? टैक्स तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आएगा ना। उसके बाद ही है। हाँ टैक्स के लिए टैक्स कैपिटल फिक्स कॉस्ट क्या पता, नहीं होगा तो सही ना। आपको जैसा ठीक लगे ना करो, ठीक है, फिर अपने देखते हैं कि कहाँ पहुंचे अपने। मैं ना आपको एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो एकदम कॉमन एरर है ये सम को सॉल्व करने में। सी आप सबको क्या फील आ रहा है कि नहीं दिया है ना, तो लेट्स एज्यूम 100। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि करो एज्यूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे लोग है ना एक्चुअल सेल्स को ही 100 मान लेते हैं। 200 रुपए का इंटरेस्ट है तो सेल्स थोड़ी 100 रुपए होगा। आप एक इक्वेशन में वो सही है, आप अगर एज्यूम कर रहे हो कि सेल्स इक्वल टू 100 तो वेरिएबल कॉस्ट इज 66.66 एंड कंट्रीब्यूशन इज 33.33। ये एक इक्वेशन में और परसेंटेज टर्म में सही नंबर है। बट एग्जैक्टली एक्चुअल सेल्स थोड़ी 100 रुपए का है। एक्चुअल सेल्स, सी आपने 100 माना, कोई बोले मेरे को 10,000 मानना है तो 10,000 भी मान सकता है। बट 10,000 अगर आपका सेल्स है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 6,666 और कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 3,333। ये एक इक्वेशन में सही है, एक्चुअल नंबर ऑफ सेल्स ये नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि 100 का एक्चुअल सेल्स है। आयो समझ में आ रहा है, एक इक्वेशन के लिए आप यूज करो कि 166 एंड 33 इक्वेशन के वाइज करेक्ट है। चलो आप करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
नहीं हो रहा है? आ रहा है? किसी का आंसर आ रहा है? बोलो आंसर। सेल्स का नंबर बोलो। नहीं नहीं, बैठ एकदम आराम से बैठ। सेल्स, सेल्स का क्या रहा है? 4500। अरे यहाँ पे भी। सो करेक्ट आंसर है सेल्स इक्वल टू 4500। और आपका प्रॉफिट 50 रुपीज आ रहा है फाइनली। फाइनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50 रुपीज। फाइनल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेल्स 4500। तो आपने कुछ मिस कर दिया होगा शायद। सेल्स 4500 इज द करेक्ट आंसर। और है ना, इसको सॉल्व करने के एक नहीं दो तीन तरीके हैं। क्लियर है? और मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप लोग मेजोरिटी लोग ट्राई कर रहे थे। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। आप अब समझोगे ना तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि हमारा क्या एरर हो रहा था। और आप है ना थॉट, नए नए थॉट आने लगेंगे अगर आप इस तरीके से ट्राई करते रहोगे तो। बहुत लोग है ना वो कोई एंटरटेनमेंट शो देखने आए ना, वो माइंडसेट में है। जैसे ही बोला ना करो, ऐसे पेन रख दिया और पैर पे पैर चढ़ा दिया है। बोले आप जब सर करवाएंगे तब देखेंगे। वो अप्रोच प्रॉब्लम करवाएगी आपको। मेक श्योर कि अपने ट्राई कर रहे हैं। अगर आप रॉन्ग आंसर नहीं ला रहे हो ना, तो फिर गलत उसको करेक्ट आंसर आने में टाइम लगेगा। ठीक है? अब अगर रॉन्ग आंसर ला रहे हो तो उसको इजीली आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है? चलो देखना आप लोग अपने ना जो बहुत बेसिक तरीका है ना उससे करते हैं। बाकी उसके अलावा भी तरीके तो है। ठीक है? चलो ध्यान देना आप लोग। आपने कैसे निकाला यहाँ पे? हाँ, वो भी एक तरीका है। मतलब आप फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है आपका? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब है ना, आप ईबीटी को रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। दूसरा भी तरीका है। मैं ना पहले सिंपल तरीके से कर दे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहला का क्या है कि आप है ना फॉर्मेट रख दो। ठीक है? एक बार फॉर्मेट रख देते हैं। ABC तीन कंपनी है ना। चलो इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, एक बार फॉर्मेट देखो ना तो यू हैव टू स्टार्ट विथ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट विल गिव यू ईबीआईटी। ओके, माइनस इंटरेस्ट, तो आपको ईबीटी मिलेगा। ईबीटी में से टैक्स माइनस करना है, क्योंकि टैक्स उसी पे लगेगा ना, अर्निंग बिफोर टैक्स पे। और टैक्स माइनस करके आपको क्या मिलेगा फाइनली? ईएटी। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरे के पूरे फॉर्मेट में एक ही डेटा अवेलेबल है, दैट इज व्हाट इंटरेस्ट, एंड दैट इज इनफ टू क्रैक एंटायर फॉर्मेट। आपको वो डेटा बहुत इनफ है पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था? 200। ओके। इंटरेस्ट और है ना दो चीजें एक्स्ट्रा दी है। आपको जनरली आपको लेवरेज कैलकुलेट करना होता है, बट इस बार दिया है ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिया है और आपको फाइनेंशियल लेवरेज भी दिया है। आपको क्या लगता है इंटरेस्ट को यूज कौन से लेवरेज में कर पाएंगे, फाइनेंशियल की ऑपरेटिंग? फाइनेंशियल। ओके, यहाँ पे ध्यान देना। मैं ना अगेन मैं कंपनी ए के लिए कर रहा हूँ, बी और सी के लिए आपको करना है।
सो फॉर कंपनी ए आपका फाइनेंशियल लेवरेज कितना था, बोलो फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्लियर है। तो ये आपका एक बार फॉर्मूला हटा दो, यहाँ पे फॉर्मूला अपने साइड करें, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू ईबीटी। व्हाट इज द फाइनेंशियल लेवरेज, 3 दिया है ना आपको। इसका मतलब क्या है, ये अगर 3 है तो ये 1 है, ये सही है, तो इंटरेस्ट 2 है। मतलब अगर अपने ये रेशियो में रख रहे हैं, अगर वो 3 है ये 1 है तो ये क्या होगा 2। तो ये रखते ही सॉल्व है, यूनिटरी रखना है फिर कि 2 पे आपका इंटरेस्ट कितना है 200 इंटरेस्ट का। तो फिर आप ये थोड़ी बोलोगे कि इंटरेस्ट 2 रुपए है, वो तो एक इक्वेशन में इंटरेस्ट 2 आया, जब ईबीआईटी 3 है तब इंटरेस्ट 2 है, बट इंटरेस्ट 2 पे 200 है, तो 3 पे ईबीआईटी कितना, तो ईबीआईटी इक्वल टू 3 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज व्हाट 300। तो यहाँ पे मैंने 300 रुपीज रख दिया। अगर ये 300 है तो ईबीटी कितना है 100, और टैक्स कितना था आपका 50%, तो ये 50 रुपीज है, और ये क्या होगा 50। ये सेट हो रहा है। एंड वंस यू हैव कैलकुलेटेड ईबीआईटी बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, यू कैन गेट कंट्रीब्यूशन। ईबीआईटी आ गया, अब ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगाओ, ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी। व्हाट इज द ऑपरेटिंग लेवरेज 5, कंट्रीब्यूशन हमको ढूंढना है, ईबीआईटी तो था आपके पास 300, दैट मींस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 5 इंटू 300, ये कितना आया 1500 रुपीज। तो यहाँ पे अपने 1500 रुपए रखें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1200, क्लियर है ये। अब एक बार कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन 33.33 है एक इक्वेशन में, एक्चुअल नंबर 33.33 नहीं है। आप जब भी 100 एज्यूम करो ना, आप ये मत बोलो कि एक्चुअल सेल्स 100 है, वो एक इक्वेशन में सही है, क्लियर है। अब अपने ये आपका नोट नंबर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और थर्ड कि आपका इक्वेशन क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट विल गिव अस कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स 100 है, ये 66.66 है, कंट्रीब्यूशन कितना है 33.33, और अगर अपने इसको सॉल्व करें देयरफॉर 33.33 पे कंट्रीब्यूशन का आंसर तो अवेलेबल है 1500, तो 100 पे सेल्स कितना 4500, सेल्स इक्वल टू 45, मतलब आप 100 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 33.33 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना ऐसे, तो ये आंसर आ गया 4500 अगर ये आ गया है तो ये कितना होगा आपका 3000। मतलब और कुछ करना नहीं है, हाँ ये सब दिखाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ये तरीका हो गया, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। सेकंड पैटर्न ये लोग जो बोल रहे थे, सेकंड पैटर्न क्या था, ध्यान दो कि अपने ना देखो ये जो है ना, ये सेकंड और थर्ड वो तो एज इट इज ही रहना है, ठीक है, बट सेकंड पैटर्न क्या था कि लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्लियर है। इन्होंने क्या करा कि ये तो आंसर पता था ना, ये क्या था 3, अब है ना इन्होंने इसको ईबीटी की जगह रखा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, रख सकते हैं ना, मतलब यहां पे मैं ईबीआईटी रख रहा हूं और डिवाइड बाय क्या कर दिया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। की प्रॉब्लम हुआ इसमें कुछ, आई होप कंफर्टेबल है, कोई इश्यू थोड़ी होगा, कंफर्टेबल है ना ये, ओके। अब आप ध्यान दो 3 ईबीआईटी नहीं पता अपने को, ईबीआईटी नहीं पता है, बट यहां पे तो ईबीआईटी माइनस कितना है 200। अब इसको ऊपर लेके जाइए, पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा ना, कि सिर्फ ईबीआईटी ऊपर लेके जा सकता है। आपका ऐसा मन है कि ईबीआईटी को ऊपर लेके जाओ, पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल, आप समझो ध्यान से, वो आप ऊपर लेके जाओगे तो पूरा जाएगा। इनफैक्ट है ना, इससे भी सिंपल क्या होता है मैं बताता हूं, पहले ये कंप्लीट कर दो, 3 इंटू ईबीआईटी माइनस 200 इक्वल टू व्हाट ईबीआईटी। सो ये क्या आया 3 ईबीआईटी माइनस 600 इक्वल टू ईबीआईटी, ओके। ये 600 को इस साइड लेके जाते हैं और ईबीआईटी को इस साइड लाते हैं, सो 2 ईबीआईटी आएगा इक्वल टू 600, सो ईबीआईटी इक्वल टू 600 divided by 2, answer is what
300। तो अगर आपके पास ईबीआईटी आ गया, फिर तो वही ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज करो, ठीक है, और फिर वापस से इक्वेशन बना के कंप्लीट करो। मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये हमने व्हाइल डिस्कसिंग द मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लेवरेज, मैंने आपको लेवरेज के दो मीनिंग बताए कि ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपी अगर सेल चेंज हुआ तो आपका ईबीआईटी 3 होगा। दूसरा मैंने ये बोला कि ऑपरेटिंग लेवरेज 3 है, उसका मतलब क्या हुआ कि आप कंट्रीब्यूशन में 3 रुपए जनरेट कर रहे हो, 2 रुपए फिक्स कॉस्ट में जा रहा है, 1 रुपी आपके पास आ रहा है। इससे बेटर क्या हो कि ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5 हो जाए, तो 1.5 जनरेट होगा तो सिर्फ 0.5 फिक्स कॉस्ट में जाएगा और 1 रुपी आपके पास आएगा। क्लियर है? तो ये जो अपने इंटरप्रिटेशन करा था ना व्हाइल डिस्कसिंग दिस, वही इंटरप्रिटेशन यूज आ रहा है। क्लियर है? और तीसरा तरीका क्या है, एक बार ध्यान देना, ये दोनों दो तरीके हो गए। क्लियर है? थर्ड थर्ड एक तो ये फॉर्मूला में भी आपने ना ईबीटी को रिप्लेस करा ना, इसकी जगह इसको भी रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है, मतलब फॉर्मूला इज अ सेकंड पैटर्न। थर्ड पैटर्न क्या है, ध्यान देना, चलो आप ध्यान दो, आपका सेल्स आप 100 मानो, सेल्स को 100 माने, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 66.66, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 33.33, फिक्स कॉस्ट माइनस करे तो ईबीआईटी आएगा। आपके पास है ना ऑपरेटिंग, ये सब एक एक परसेंटेज में, एक इक्वेशन में, एक्चुअल नंबर नहीं है, ये एक भी एक्चुअल नंबर नहीं है, ना 100 एक्चुअल नंबर है, ना 33.33 इज एक्चुअल नंबर। क्लियर है? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था 5, ये 33.33 है, तो ईबीआईटी को अगर निकालना हो परसेंटेज में, हाँ मतलब एक इक्वेशन में, तो ईबीआईटी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5, 6.666। क्लियर है? ओके, इसमें से क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट, और इसमें से माइनस करके क्या आएगा, ईबीटी। ये सही है? ये 6.66 इज नॉट एक्चुअल नंबर, ये एक इक्वेशन में है। हाँ ये 6.66 है अगर सेल्स 100 है तो, सेल्स अगर 100 है तो तभी उसी के तो सब परसेंटेज है। जैसे आपने ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज करके ये कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी निकाला, क्या वैसे ईबीआईटी से ईबीटी निकल सकता है? आंसर इज यस, by applying the concept of financial leverage. So financial leverage says that EBIT upon EBT, if it is कितना था ये 3, EBIT अगर 6.666 है तो EBT कितना आएगा बोलो, तो EBT इक्वल टू 6.666 डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये ना इतना डेकोरेट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा वो डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। अगर ये 2.222 है तो इंटरेस्ट कितना होगा 4.444, और इंटरेस्ट अगर 4.4444 है और उसका अमाउंट कितना है 200, आपको कौन सा नंबर चाहिए बोलो, सेल्स चाहिए, तो सेल्स कितना है आपका 100, करो इक्वेशन में 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 4.444 पूरा लिखना आप 4500, फिर सॉल्व है, 4500 आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, फिर आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप कोई भी नंबर बोलो ना, इस पूरे के पूरे इक्वेशन में कोई भी नंबर बोलो, आप सीधा निकाल सकते हो। आपको ये पता है कि 4.444 इक्वल टू 200। अब अगर आपको सीधा ये कंट्रीब्यूशन चाहिए तो 33.33 पे कितना, 100 पे कितना, ठीक है, ये जिसको सेट होता है वो करे। सबसे सिंपल तरीका ना जो पहला मैंने बताया वो है, ठीक है, फर्स्ट क्या आप है ना ऑपरेटिंग सॉरी फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू ईबीटी, अगर आपका 3:1 है तो ईबीआईटी 3 है, ईबीटी 1 है, तो बीच का नंबर कितना होगा 2, 2 पे 200 इंटरेस्ट है तो 3 पे 300 आपका ईबीआईटी होगा। फिर रिवर्स जाओ आप बाय यूजिंग दी ऑपरेटिंग लेवरेज, तो 1500 मिल जाएगा क्या आपको कंट्रीब्यूशन, और फिर और रिवर्स जाओ तो आपको सेल्स मिल जाएगा। क्लियर है? चलो कंप्लीट करो इसको। पहले ना ये टेबल बना दो आप लोग, और ये टेबल में कंपनी बी और कंपनी सी को छोड़ दो, ठीक है, मैं नोट्स वर्किंग नोट अभी लिखवा रहा हूं आपको, पहले ये टेबल बना दो आप लोग।
ये हो गया, कॉपी हो गया ये। चलो ये नोट्स लिख देना आप, मतलब ये जो पहले तरीके से करा है ना अपने ने, वो कंपनी ए भी टेस्ट है आपका सब। 5-7 आता है, मतलब 10 मार्क का भी देखा हुआ है, बट दैट इज हायर कहते हैं सर। अब 7 मार्क्स के आसपास रखो, 5 to 7 मार्क्स। नहीं आया तो कोई गारंटी नहीं है सर, नहीं भी आया। 14 मार्क्स का एक सेगमेंट होता है सर। जैसे 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स के, फिर आपके 30 मार्क्स हो गए। अभी कितने 70 चाहिए, 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होता है। ऐसे 7 आते हैं, उसमें से 5 लिखने हैं। अभी तो बोल रहे हैं मैं एग्जाम का समझा, अभी तो 10 मार्कर या 5 मार्कर होगा ऐसे। जनरल एंट्री होगी, यस 10 मार्क्स के सब में जनरल एंट्री होगी। हो भी सकती 1 ईयर सम हो तो हो भी सकती। अच्छा हो तो लिखने का, नहीं तो नहीं लिखने का। चलो अगर आप ये कॉपी हो गया ना, तो कंपनी बी और कंपनी सी का आपको करना है। सी का 500। प्रॉफिट 50,000 आ गया। 9600, 9600 आएगा यस। अरे 96, वो तू 1/3 कर दिया तूने। 25% है, देख तू कंट्रीब्यूशन कितना है तेरा। हाँ तो फिर वो चेक कर। वो तो 733 वाला, 33.33 वाला सिस्टम लगा रहा है।
चलो अपन ना चेक करना यहाँ पे जिन लोग का आंसर आ गया है सुपर, बट एक बार चेक कर लो कंपनी बी में अगेन इंटरेस्ट इज द ओनली नंबर दैट इज अवेलेबल और आपका फाइनेंशियल लेवरेज 4:1 है। इसका मतलब क्या है, आपका फाइनेंशियल लेवरेज 4:1 है, मतलब ये 4 है ये 1 है, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा 3। सो देयरफॉर 3 पे इंटरेस्ट अगर 300 है, सो 4 पे आपका ईबीआईटी कितना, तो ईबीआईटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 300 डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना आ रहा है 400। सो यहाँ पे अपने फिल कर सकते हैं ईबीआईटी इक्वल टू 400, तो अगेन ईबीटी 100 आएगा, ये 50 है और ये भी आपका क्या हो जाएगा 50। ओके, अब यहां से रिवर्स जा रहे, सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आप कंट्रीब्यूशन का नंबर ढूंढ सकते हो। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी एंड ऑपरेटिंग लेवरेज दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 6। अगर ये 6 है, कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा अपने को, बट ईबीआईटी हमने ढूंढ लिया दैट इज 400। therefore contribution equal to 6 into 400 2400। सो यहाँ पे अपने 2400 रख देते हैं और ये क्या आ जाएगा आपका 2000। हाँ, रिवर्स आते हुए ये एरर नहीं हो। अब ना अब सेल्स 100 वेरिएबल कॉस्ट 75 है, सो यहाँ पे सेल्स इक्वल टू 100 वेरिएबल कॉस्ट 75, कंट्रीब्यूशन कितना है 25, सो 25 पे आंसर कितना आ रहा है 2400, तो 100 पे कितना, तो आपका आंसर कितना आएगा 90, 9600 इक्वल टू सेल्स। ओके, ये 9600 है और ये कितना आएगा 133 एंड 66, वो एप्लीकेबल नहीं है, अब 175 एंड 25 इज एप्लीकेबल। चलो आप कंपनी सी के लिए चेक करो। ओके, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू ईबीटी। ओके, व्हाट इज द फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ कंपनी सी 2:1। ओके, तो यहां पे अगर अपने 2 रखेंगे, ये 1 है तो इंटरेस्ट भी 1 आएगा, देयरफॉर 1 इक्वल टू कितना था 1000, 2 इक्वल टू ईबीआईटी इक्वल टू व्हाट 2000। ओके, आप यहाँ पे ये 1000 था इंटरेस्ट, यहाँ पे आप 2000 रखो, योर ईवीटी विल बी 1000, ये 500 आएगा और ये 500 है। अब रिवर्स जाके आप कंट्रीब्यूशन ढूंढोगे बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था आपका, अगेन 2:1, तो अगर ये आपका 2 है, कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, बट ईबीआईटी इक्वल टू व्हाट 2000, therefore contribution equal to 2000 into 2, answer is what 4000 rupees। ओके, तो कंट्रीब्यूशन आपका 4000, फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा 2000। अगेन रिवर्स जाओ, यहाँ पे क्या था चेक करो 50% इतना,
that means sales equal to 100, variable cost equal to 50, contribution equal to 50. तो 50 पे आपका contribution आ रहा है 4000, तो 100 पे sales कितना? तो sales equal to 8,000. 8000. ठीक है, सेल्स यहाँ पे 8000 आ जाएगा. चलो कंप्लीटेड है ये. हो गया? किसी का कॉपी करना बाकी है? आप एक बार सुनना ध्यान से. ये टेबल दैट इज द अल्टीमेट आंसर, बट ये सब शो करना पड़ेगा आपको. ये कंपनी ए बी सी तीनों के लिए आपने कैसे कैलकुलेट करा है वो सब शो करना पड़ेगा. ठीक है, आप लोगों ने एक होमवर्क सम टिक करो, सेम कैटेगरी ऑफ सम है, सम नंबर 9. नंबर्स थोड़े बहुत डेविएट हो रहे, अदरवाइज देखो इंटरेस्ट का अमाउंट भी कॉमन है. सिर्फ ना एक ऑपरेटिंग लेवरेज चेंज हो रहा है और आपका टैक्स रेट चेंज हो रहा है. सम नंबर 9 इज योर होमवर्क. चलो यहां तक रखते हैं.